देखते हैं आज के चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन फ्री स्पेस। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये दो शब्द यूज हो रहे हैं, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है, इन दोनों वर्ड्स के क्या अर्थ होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम फ्री स्पेस। जिसे आप वैक्यूम भी कहेंगे। इज द रीजन कंसिस्ट अब देखिए यहाँ पर कि अगर हम फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो ऐसा रीजन होगा जिसमें क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज नो मैटर, कोई भी मैटर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट नो ग्रेविटेशनल फील्ड, तीसरे पे आप कह सकते हैं नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। फील्ड की जगह पर आप डायरेक्टली फोर्स को भी यूज कर सकते हैं, फील्ड या फोर्स भी आप कह सकते हैं। चौथे पॉइंट पर आप देखें तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर स्मॉल एन से, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। एंड फिफ्थ थिंग स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे और स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर 2.997925। करेक्शन देख लें यहाँ पर 0.000003 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये मैक्सिमम स्पीड है लाइट की, या आप इसी को सिंपली लिखते हैं c नियरली इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये इतनी प्रॉपर्टी जहाँ पर एग्जिस्ट करे जिस रीजन में, उस रीजन को आप फ्री स्पेस कहेंगे। मतलब कि ना तो कोई मैटर होगा, कोई पदार्थ नहीं हो सकता, ना तो कोई गुरुत्वीय क्षेत्र है, ना बल है, ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स नहीं है, और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फोर्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अगर बात करें तो सिंपल सी इसकी जो डिफिनीशन होती है, n इक्वल टू आप लिखते हैं c/v, जहाँ पर c स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस या वैक्यूम है और v स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मटेरियल मीडियम। तो अब यहाँ पर n को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, मतलब कि c के बराबर ही होगा अगर आपका रीजन वैक्यूम या फ्री स्पेस है, और इसकी ये वैल्यू यहाँ पर बनी रहेगी। ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ये वैल्यू मिनिमम है।
मतलब कि उस रीजन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि उस रीजन की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है एक प्रकार से, वो मिनिमम वैल्यू पर होगा। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी यहाँ पर, और ये एग्जैक्ट वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की वैक्यूम में, जो कि नियरली आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या जनरली आप कहते हैं कि 5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इतनी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये 5 प्रॉपर्टी हैं, तब वो रीजन आपका फ्री स्पेस कहलाएगा। और इस प्रकार के रीजन में हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी करनी है, और इसलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इन फ्री स्पेस। अब आते हैं दूसरे वर्ड पर, जो कि यहाँ पर इस मेन हेडिंग में पहला वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, ये आपका 2 वर्ड यहाँ पर आ रहे हैं। पहला है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड जो रिलेटेड है, ये आपका इलेक्ट्रिकल से है। इलेक्ट्रिकल का सीधा सा जो रिलेशन होगा वो होगा चार्ज से, और स्टैटिक का मतलब है यहाँ पर स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब कि आप स्टेबल कह सकते हैं। मतलब कि हम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कह रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम ऐसे चार्ज के द्वारा जो फील्ड या फोर्स प्रोड्यूस होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन चार्ज स्टेशनरी होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर हम ऐसे चार्जेज के कारण फील्ड की स्टडी करेंगे जो कि स्टेशनरी है, हम मूवेबल चार्ज की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात कंफर्म है। तो चार्ज यहाँ पर स्टेशनरी होना चाहिए, और जब चार्ज स्टेशनरी होता है तो इस कंडीशन में आगे चल के आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिंपली वेक्टर क्वांटिटी है। E इक्वल टू आप डिफाइन करेंगे 1/4πε0 क्यू चार्ज के कारण अपान r² r²। मतलब कि अगर हम यहाँ पर मान लें कि कोई एक चार्ज है Q, तो इस चार्ज से एक डिस्टेंस r पर कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको E कहें या EP कह दें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर मिल रही है इस चार्ज के कारण। वेक्टर फॉर्म में जब यूज करते हैं तो जो चार्ज है ये आपका यहाँ पर कहलाता है जिस चार्ज के कारण, जो कि यहाँ पर सोर्स के रूप में है, तो इसको कहते हैं सोर्स पॉइंट, जहाँ पर चार्ज होगा। और जिस पॉइंट पर आपको कोई भी प्रॉपर्टी निकालनी है, चाहे फील्ड निकालना हो चाहे फोर्स निकालना हो, इस पॉइंट P को कहते हैं फील्ड पॉइंट। तो किसी भी चार्ज के कारण उसके फील्ड में जो पॉइंट दिया गया है उस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई तो इस प्रकार से आपने लिखा। अब इस सोर्स पॉइंट से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है, जब उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो क्योंकि इस सोर्स पॉइंट से इस फील्ड पॉइंट की पोजीशन को हम बता रहे हैं, इसलिए इस डिस्टेंस r को सिंपली हम डिस्टेंस न लिखकर वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये डिस्टेंस वेक्टर डिस्टेंस होगी, और ये यहाँ पर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स चार्ज Q। ठीक है,
तो जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर। जब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो केवल डिस्टेंस लेते हैं और मैग्नीट्यूड में आप लिख देते हैं यहाँ पर इसका मॉडुलस ले लेंगे दोनों तरफ। ये लाइन इसका मॉडुलस मतलब कि केवल मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रही है, या इसी को आप सिंपली ई लिखते हैं। ये दोनों सेम है लेकिन ये डिफरेंट है क्योंकि ये वेक्टर है, ये स्केलर हो गया, केवल मैग्नीट्यूड की बात है। ये सिंपली आपका लिखा जाएगा 1/4 पाई साइलेंट नॉट Q/r²। अब यहाँ से ये यूनिट वेक्टर हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर केवल और केवल डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। डायरेक्शन क्या होगी आगे देखते हैं, कूलाम्स लॉ पढ़ते समय वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। अभी केवल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो स्टैटिक चार्ज क्यू है उसके बारे में देख रहे हैं, उसके कारण कुछ यहाँ पर फील्ड और पोटेंशियल की बात करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, V से लिखेंगे, या इसी को कभी कभी नोटेशन देते हैं फाई, ग्रीक लेटर फाई से भी लिखेंगे। फाई को और भी चीज़ों में यूज करते हैं, कहीं पर एंगल के लिए यूज करेंगे, फ्लक्स के लिए भी यूज करेंगे, लेकिन पोटेंशियल के लिए दोनों लेटर यूज होगा फ्रीक्वेंटली, या तो भी लिखेंगे या तो फाई लिखेंगे। अब अगर पोटेंशियल की बात करते हैं तो सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, ठीक है। अब यहीं पर एक चीज और देख लेते हैं कि जब हम कंसिडरेशन करते हैं चार्जेज का, तो चार्ज यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो चार्ज है उसकी जब यूनिट का यूज करेंगे किसी भी चार्ज को लिखने के लिए, तो चार्ज को कूलाम में लिख लेते हैं। अगर SI यूनिट की बात करते हैं तो SI यूनिट की अगर हम बात करें ये आप लिखते हैं कूलाम। कूलाम ने जब अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रूल प्रोवाइड किया दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन का, तो उनके नाम पर ही ये यूनिट दे दी गई चार्ज की, कूलाम कहेंगे। कूलाम अगर यूनिट यूज करते हैं और हम मान लेते हैं कि जो वैल्यू है Q वो 1 कूलाम है, तब इस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि इस चार्ज से जो पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस जो R है वो 1 मीटर की है, 1 मीटर की दूरी पर पॉइंट P आपने कंसीडर किया है। अब इस कंडीशन में अगर आपको उस पॉइंट P पर पोटेंशियल देखना है, वोल्टेज या पोटेंशियल या जिसे आप विभवांतर कहते हैं, पॉइंट P पर Vp, तो आपने अभी लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आता है आपका 9 × 10⁹ के लगभग वैल्यू आती है। जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो उस कंडीशन में ये जो वैल्यू प्रोवाइड करता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इसकी यूनिट आती है, वैसे आती है, वो देखेंगे आप आगे चल के, हम कूलाम्स लॉ में डिराइव करेंगे। अभी हम केवल चार्ज के कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं कि जब हम सिंपल कंसिडरेशन करेंगे तो उस चार्ज Q को 1 कूलाम ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि फिजिक्स में दो चीज़ें ध्यान रखना जरूरी होती है, एक तो थ्योरी करेक्ट हो, लेकिन थ्योरी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल वैल्यू कंसीडर की जा रही है क्या उसका कंसिडरेशन हो सकता है नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना भी थोड़ा सा आवश्यक होता है। आप अपनी किताबों में देखेंगे तो कभी भी वो चार्ज को कंसीडर करेंगे तो 1 कूलाम न लिखकर 1 कूलाम 2 कूलाम 3 कूलाम ये सब न लिखकर वो माइक्रो कूलाम या पीको कूलाम में लिखेंगे। क्यों लिखते हैं ऐसा, वो कूलाम में क्यों नहीं लिखते हैं, क्यों जो है यूनिट को रिड्यूस करके लिखते हैं, उसका रीजन यहाँ पर दिखा रहे हैं।
तो अगर आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं और ये वैल्यू है, अब अगर जो वैल्यू आपने कंसीडर की 1 मीटर की दूरी पर फील्ड पॉइंट है, क्यू का मान 1 कूलम आपने ले लिया, तो इस कंडीशन में जो वीपी है पोटेंशियल एट पॉइंट पी वो कितना आएगा? अगर वीपी को आप देखें वैल्यू पुट करें तो लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹ क्यू का मान 1 रख दिया जाए, आर का मान भी 1 है, तो ये आपका आएगा 9 इंटू 10⁹ वोल्ट। एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस वेरी लार्ज। अगर 1 मीटर की दूरी पर आपके पास कहीं पर इतना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो वहां पर सामान्यतः किसी भी पर्सन के लिए सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है इतना लार्ज पोटेंशियल होने पर। क्योंकि आप देखते हैं जनरली जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वायर्स में, अगर उसके पोटेंशियल की बात करें तो 220 वोल्ट है, लेकिन उससे भी आपको डर लगता है। हाई टेंशन की बात करें तो वहाँ पर 11,000 वोल्ट, उससे जो हाई वोल्टेज है 11 kV जिसे कहते हैं हाई टेंशन की लाइन, उसको देख के भी डर लगता है। बड़े वाले पोल की अगर बात करें जिसपे वेरी हाई टेंशन लाइन फ्लो करती है, मैक्सिमम की बात करें तो 132 kV मतलब कि 132,000 वोल्ट का वोल्टेज फ्लो करता है। और उसमें भी आपका जो आपके इलेक्ट्रिक पोल्स लगे रहते हैं उसमें 4-5 मीटर के बाद खतरे का निशान बना रहता है, डेंजर का, ऐसे हड्डी लिए हुए कंकाल बना रहता है। क्यों? क्योंकि डेंजर है उसके आगे। जबकि वो वैल्यू कितनी है उसमें, अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो 132,000 वोल्ट, मतलब कि आप कहें तो कह सकते हैं 1.32 इंटू 10⁵ वोल्ट। और यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है? 9 इंटू 10⁹ इससे ये वैल्यू लगभग डबल हो रही है। अगर 9 को नियरली 10 मान लें तो ये 10⁵ वोल्ट के ऑर्डर का है, और ये आपका 10⁵ वोल्ट के ऑर्डर का है, 10⁻10। इसका मतलब कि आप देखें यहाँ पर कि इससे ये कई गुना ज़्यादा है। मतलब कि अगर 1 कूलम का चार्ज आप कंसीडर करते हैं तो कंसीडर शब्द निकलने के पहले आप कंसीडर करने लायक बचेंगे प्रैक्टिकली। इसलिए कभी भी हम 1 कूलम का चार्ज Q = 1 कूलम 2 कूलम ऐसा कभी भी सपने में भी सोचना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमेशा हम जब चार्ज की वैल्यू कंसीडर करेंगे तो Q = 1 माइक्रो कूलम या आप कह सकते हैं 1 पिको कूलम, Q का मान, इस तरह से वैल्यू कंसीडर करेंगे। इसी के साथ आप नैनो कूलम इस तरह से कंसीडर करेंगे, कभी भी कूलम वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए आगे चलते हैं कि जब हम स्टैटिक चार्ज की बात करते हैं तो इन स्टैटिक चार्ज के कारण जो इफेक्ट है उसके बारे में सबसे पहले जो प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन प्रोवाइड किया गया, जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़े होंगे कि अगर 2 चार्ज हैं तो उनके बीच एक फोर्स काम करता है जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों हो सकता है। डिपेंड करेगा कि जो दोनों चार्ज हैं उनकी पोलरिटी क्या है, उनका नेचर क्या है। अगर सेम चार्ज हैं तो उनकी पोलरिटी मतलब कि सेम है तो उनके बीच जो है रिपल्सन होगा, और अगर अपोजिट पोलरिटी के चार्ज हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा। हम यहाँ पर कॉमनली ले लेते हैं 2 चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। एक चार्ज यहाँ पर मान लें, अभी हम दोनों चार्ज पॉजिटिव लेके चलते हैं, और दूसरा चार्ज Q2 मान लें, इसको भी पॉजिटिव ले लेंगे। मतलब कि सेम पोलरिटी में हैं दोनों चार्ज, चाहे आप दोनों को पॉजिटिव ले लें और चाहे दोनों को नेगेटिव ले लें। एक चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच का
जो सेपरेशन है जिसे डिस्टेंस कहते हैं उसे आप मान लें यहाँ पर R12। अब अगर वेक्टर फॉर्म में कंसीडर करना चाहते हैं तो किसी एक चार्ज को आप सोर्स चार्ज कह सकते हैं, दूसरे चार्ज को आप फील्ड चार्ज कह सकते हैं। अब जो भी है वो आगे देखते हैं कंसीडरेशन में। तो इन दोनों चार्ज के बीच का जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स है, इस फोर्स के बारे में जो प्रैक्टिकल एविडेंस प्रोवाइड किया वो आपके थे साइंटिस्ट कूलाम, चार्ल्स ऑस्टिन डी कूलाम नाम पूरा था। (1785) के लगभग इन्होंने अपना रूल प्रोवाइड किया और इनके रूल को यहाँ पर सिंपली कहा गया कूलाम्स लॉ। ठीक है, अब देखते हैं कि कूलाम्स लॉ बताता क्या है यहाँ पर। तो इन्होंने कहा यहाँ पर सिंपली दो चार्ज, सबसे पहली चीज हम कूलाम्स लॉ के बारे में जान लें कि कूलाम्स लॉ कहाँ पर इन्होंने बताया, कैसे चार्जों के लिए। तो चूंकि यहाँ पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं फ्री स्पेस में, तो जाहिर सी बात है कि दोनों चार्ज को जनरली भी हमने यहाँ पर फ्री स्पेस में रखा है। और चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक है मतलब कि जो चार्ज हैं वो स्टैटिक हैं। तो यहाँ पर कूलाम्स लॉ के एप्लीकेबिलिटी के लिए, मतलब कि कूलाम्स लॉ की वैलिडिटी की अगर बात करें तो दो चीजें आवश्यक हैं। पहला, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, और दूसरा कि दोनों पॉइंट चार्ज स्टैटिक होने चाहिए। चार्ज पॉइंट चार्जेज हों और स्टैटिक चार्जेज हों, तभी जो है हम एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पर कि कूलाम्स लॉ अप्लाई हो। मूवेबल चार्ज के केस में कूलाम्स लॉ को हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब चार्ज मूव करेगा तो करंट की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आपने देखा है कि करंट इज नथिंग बट द मूविंग चार्ज, मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात करते हैं करंट की जब बात करते हैं। मतलब कि चार्ज में जैसे ही मोशन आई वैसे ही करंट की बात आ जाएगी, और जहाँ पर करंट आएगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। लेकिन हमको केवल बात करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे। इसलिए अनिवार्य है यहाँ पर कि जो चार्ज है वो स्टैटिक होना चाहिए, दूसरे चार्ज जो है आपके वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि पॉइंट चार्ज का मतलब कि वेरी स्मॉल हो। वेरी स्मॉल का मतलब ये हुआ कि पॉइंट चार्ज का कंसीडरेशन करने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप फिजिक्स में कहते हैं कि किसी भी पार्टिकल को, किसी भी चार्ज को हम पॉइंट कह रहे हैं। पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो बॉडी है, जो चार्ज की बॉडी है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने ये चार्ज लिया, तो पॉइंट कहने का सीधा सा मतलब हुआ कि ये आपका डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस होने का मतलब ये हुआ कि भले ही हो सकता है कि आपका चार्ज जो है वो किसी स्फीयर पर हो 1 मीटर की रेडियस हो, इसकी यहाँ पर 1 मीटर की रेडियस, लेकिन जिस समय हम इसको एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे तो इसकी डायमेंशन को हम नेग्लेक्टेबल कर देंगे। मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर इस चार्ज से इस चार्ज की डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं, और यहाँ पर एक स्फेरिकल चार्ज छोटा सा रखा है और उस स्फेयर की रेडियस 1 मीटर है मान लीजिए, तो उस कंडीशन में उसके रेडियस को आपको नेग्लेक्ट कर देना है, तभी वो पॉइंट है। जैसे आप सोलर सिस्टम के केस में बात करते हैं, हम थोड़ा सा सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम के केस में सन को हम एक पॉइंट मान लेते हैं, और उसके अबाउट जितने भी प्लैनेट मूव कर रहे हैं उन सबको हम पार्टिकल एज पॉइंट पार्टिकल मानते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने प्लैनेट अर्थ की ही बात करें तो अर्थ की रेडियस 63,000 किलोमीटर के लगभग है, और अब इतनी बड़ी रेडियस की अर्थ है लेकिन सन के रिस्पेक्ट में उसको क्या करते हैं, पॉइंट मानते हैं। तो पॉइंट मानने का सीधा सा मतलब होता है कि हम उस बॉडी, उस पार्टिकल, उस चार्ज की डायमेंशन को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। डायमेंशन का नेग्लेक्ट होना अनिवार्य होगा, तभी पॉइंट का केस आएगा।
और उसी केस में पॉसिबल है। तो अब देखिए यहाँ पर कूलाम्स ने कहा क्या, प्रैक्टिकली इस बात को इन्होंने प्रूव किया कि अगर 2 पॉइंट चार्ज हैं और एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, यहाँ पर जो डिस्टेंस हमने लिया है r12, तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हम एक वर्ड में कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहने का मतलब कि वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्सन का भी। उसको दूसरी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between the 2 point charges। ठीक है। अब अगर फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगी, और अगर डायरेक्शन है तो डायरेक्शन भी उसी में जोड़ते हैं आगे, क्योंकि फोर्स बता रहे हैं। तो अगली लाइन में कहते हैं कि एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मतलब कि जो लाइन उन दोनों चार्ज को जोड़ रही है उसके अलोंग ही होगा, उसके अनुदिश होगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम इस फिगर को कंप्लीट करते हैं यहाँ पर, तो जो फोर्स लगेगा, अब यहाँ पर हम चार्ज Q2 की बात करें तो इस पर फोर्स जो इसके कारण लगेगा रिपल्सन का, इसको दूर की तरफ ले जाएगा, मतलब कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। चार्ज 2 पर फोर्स लग रहा है किसके कारण, 1 के कारण। ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स को F से लिखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, और किस पर लग रहा है, 2 पर। किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण। ठीक है। सेकंड चार्ज पर फर्स्ट चार्ज के कारण, तो इसलिए सफिक्स 2 पहले 1 बाद में। इसी प्रकार से अगर Q1 पर बात करें तो Q2 के कारण इस पर भी ये फोर्स आपका लगेगा रिपल्सन का, दूर ले जाएगा। और यहाँ पर जो फोर्स है इसको लिख सकते हैं F। अब किस पर फोर्स लग रहा है, चार्ज 1 पर, Q1 पर, किसके कारण, 2 के कारण। इसको लिख देंगे F12। ठीक है। अगर यही दोनों चार्ज आपके अपोजिट पोलैरिटी में होते, इसी के साथ दूसरा डायग्राम भी देख लो कि चार्ज Q1 को पॉजिटिव आप ले लीजिए और चार्ज Q2 को नेगेटिव ले लीजिए। दोनों के बीच का सेपरेशन वही रखते हैं, R12। अब देखिए कि इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा, अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर जो फोर्स था ये रिपल्सन था, और यहाँ पर जो फोर्स होगा अट्रैक्शन। ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, F। चार्ज Q1 पर है 1, किसके कारण, 2 के कारण। इसी प्रकार से Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो भी अट्रैक्शन का होगा, अंदर की तरफ, और इसको कहेंगे F। चार्ज 2 पर 1 के कारण F21। कन्फर्म है इतना। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर ये वेक्टर हम ले रहे हैं R12, इसको कह सकते हैं यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर होगा, चार्ज 1 के रिस्पेक्ट में चार्ज 2 पर, Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 का। अगर हम Q2 के रिस्पेक्ट में Q1 को लिखें तो इसी को लिख सकते हैं R, इसको हम यहाँ पर 2-1 कर दें, लेकिन अंतर होगा दोनों की डायरेक्शन में। जो R12 है वो यहाँ पर Q1 से Q2 की तरफ है, मतलब कि इसकी डायरेक्शन ये है, और जो R21 है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ब्लू एरो
इसी प्रकार से यहाँ पर भी R12 की डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ, और R21 अगर लेंगे तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर Q2 से Q1 की तरफ। मतलब ये हो गया कि जो वेक्टर R12 या R21 है, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो R12 R21 डिस्टेंस तो वही है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस तो बदलेगी नहीं, चाहे यहाँ से यहाँ मेजर करें Q2 से Q1 की तरफ, चाहे Q1 से Q2 की तरफ, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है। इसलिए जब वेक्टर क्वांटिटी में लिखेंगे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, तो चूंकि डायरेक्शन ठीक अपोजिट हो गई 180 डिग्री का रोटेशन हो गया, इसलिए R12 माइनस ऑफ R21 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर कहीं पर R21 आता है तो उसको हम माइनस साइन के साथ R12 से रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इतनी बेसिक चीज हो गई ना यहाँ। अब आइए जो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात कहेगी। कूलाम्स लॉ ने ये कहा, कूलाम्स ने ये कहा कि अगर दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज हैं तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगेगा वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब कि पहली बात इन्होंने बताई कि जो फोर्स लगेगा, हम किसी एक को लिख रहे हैं F12, अगर इसके हम केवल अभी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ये पहली बात इन्होंने कही कि दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट, मतलब कि वो प्लस माइनस जो भी है उसके प्लस माइनस को नहीं लेना, मैग्नीट्यूड का मतलब इस उसकी केवल वैल्यू को यूज करना है। ठीक है, नेगेटिव है पॉजिटिव है इससे नहीं करना है। या इसी को आप सिंपल वे में कह देते हैं कि F12 है, Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो ये फोर्स F12 है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के, मतलब कि 1/R12 स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम अगर दोनों को कंबाइंड करके लिखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं F12 प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात कन्फर्म है। अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल है। कूलाम ने प्रैक्टिकली देखा कि जो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, मतलब कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वल लिखना चाहें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी ये यहाँ पर देखना है। तो जब कांस्टेंट वैल्यू की बात की गई तो यहाँ पर देखें, अब आगे जो आपकी ये इक्वेशन बनी, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 may be written as F12 equal to K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। इस फॉर्म में लिख दिया। इक्वेशन नंबर इसको 2 बना दें, या इसी इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें और फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में कहें कि F12 है, ये लिखा जाएगा F12 इक्वल के Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर ये जो R12 है वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में लें तो आप इसे लिख सकते हैं R12 मैग्नीट्यूड, मॉडुलस लगा दें, मतलब कि ये है वही मॉड के फॉर्म में, और यहाँ पर वेक्टर सिंबल स्क्वायर
अब डायरेक्शन की बात करनी है तो जो पोजीशन वेक्टर है r12 उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेते हैं आप उसे लिख सकते हैं सिंपली यहाँ पर r12 यूनिट वेक्टर। और जब यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी देखते हैं तो सिंपली r12 कैप जो है वो वेक्टर r12 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r12 लिखा जाता है। भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो बचा क्या, केवल डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन r12 का डायरेक्शन को बता रहा है, f12 की डायरेक्शन। अब f12 की जो डायरेक्शन है यहाँ पर वो आप यहाँ पर देखें कि इस प्रकार से लिखी जा रही है। अब जो आपका यहाँ पर ये बना इक्वेशन बनी, इसमें अगर आप F21 की बात करें तो जो F21 है वो फोर्स यहाँ पर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, आप यहाँ पर देखें तो अब देखिए यहाँ पर एक समस्या और आ रही है कि यहाँ पर r12 इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो r12 की डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ है, जबकि F12 की डायरेक्शन उसके अपोजिट है। मतलब कि F12 अगर लिखें और यहाँ पर r12 को ले रहे हैं तो ये निगेटिव होना चाहिए इस फिगर के अकॉर्डिंग, क्योंकि विपरीत दिशा में है ना दोनों। तो जब दिशा विपरीत हो जाती है तो वेक्टर क्वांटिटी की, तो दोनों को इक्वल दिखाने के लिए निगेटिव साइन लगाना पड़ता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग F12 की डायरेक्शन वही है जो r12 की है, इसलिए हम किसी एक को, क्योंकि जो फिगर है वो यहाँ पर इस इक्वेशन को दोनों सेटिस्फाई कर दे ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम F12 को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग r12 मान रहे हैं। तो जब हम F21 की बात करेंगे तो निश्चित रूप से वो माइनस होगा, माइनस F21 ये लिखा जा सकता है वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पर जो ये आपने कांस्टेंट k यूज किया, फिर k इज proportionality constant and value of k in CGS system k का मान जो है 1 होगा। ठीक है, अगर सीजीएस सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो k का मान 1 आएगा। एंड इन SI यूनिट k इक्वल टू स्मॉल k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू यहाँ पर निकालेगी, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जब मेजर करते हैं फ्री स्पेस के लिए तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आती है। तो अगर हम इस इक्वेशन को जो यहाँ पर आई है इक्वेशन नंबर 3 बना लें, इस इक्वेशन 3 को हम फाइनली लिखना चाहें तो सीजीएस सिस्टम में k की वैल्यू 1 रख देंगे, और जब एमकेएस सिस्टम या एसआई यूनिट की बात करेंगे तो उस कंडीशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, तो आगे देखें यहाँ पर। सो इक्वेशन 3 will provide us F12 equal to Q1 Q2 upon magnitude of R12 स्क्वायर R12 है, जिसे आपने लिखा है माइनस F
21। यहाँ पर जो यूनिट आएगी फोर्स की, सीजीएस यूनिट, और सीजीएस यूनिट जो फोर्स की है वो होती है आपकी डाय। ये फोर्स जो है वो आपका यहाँ पर डाइन में आएगा, मतलब कि सीजीएस यूनिट को यूज करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 ये मिलेगी। ये आपकी इन सीजीएस यूनिट में है, ठीक है। अब अगर इसी इक्वेशन को हम एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट में लिखते हैं तब क्या होगा, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर R12 का इक्वल टू माइनस F21 लिख सकते हैं। अब एमकेएस सिस्टम या एसआई यूनिट में लिख रहे हैं तब फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। अब जो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन आएगा वो न्यूटन में आएगा। तो ये इक्वेशन यहाँ पर जो आपकी बनी ये किस यूनिट में हो गई, इन एसआई यूनिट। ये कूलॉम्स लॉ आपका, दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ को। एक सीजीएस सिस्टम में है और दूसरी एसआई सिस्टम में। इक्वेशंस represent Coulomb's law।